जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से जो एग्ज़ाम होने वाला है मंडी निरीक्षक का उसके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, और हिंदी सब्जेक्ट में से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला होता है उसके स्वर के प्रकार, स्वर के बारे में डिटेल जाना, और ये जो है इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिछले जो और भी बहुत से एग्जाम हुए हैं उसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्वरों के इन सबको प्रकार को देख चुके हैं, आज देखने वाले हैं व्यंजक। तो व्यंजक क्या होता है और व्यंजक के प्रकार और उन प्रकारों के अंदर कौन कौन से जो वर्ण हैं वो आते हैं, सब देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो लंबा भी हो सकता है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, ध्वनि के बारे में पढ़ा था, जिसमें वर्णमाला कुल अगर बात करें तो 52 होती है, और स्वर की बात करें तो 13 स्वर होते हैं, और व्यंजन की बात करें तो 33 जो है दोस्तों व्यंजन होते हैं। और उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4 जिसकी संख्या है, और उसी तरीके से 2 जो है उच्छिप्त व्यंजन आते हैं। तो स्वर के बारे में हमने पूरा तरीके से डिटेल देख लिए हैं, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। स्वर से संबंधित आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज बात करने वाले हैं पूरे 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन के बारे में, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आप किस तरीके से डाउनलोड कर पाओगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होती है व्यंजन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत क ख ग घ अंगा च छ ज झैया इन सब जो है व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। व्यंजक वर्ण की अगर प्रकार की बात करें तो इन्हें भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अगर मैं आप स्वर किस तरीके से आ रहा है, अगर मैं शब्द का वर्ण का की बात करूं तो देखिए ये जो का है आधा का है, और ऊपर जो है दोस्तों आ, तो का और आ मिलकर के क्या बना है, पूर्ण का के रूप में ये बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, का के उच्चारण में हमको आ भी सुनने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि स्वर की बात करें तो स्वर क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है। उसी उच्चारण करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में हमने जो है 33 वर्णों के बारे में हमने पढ़ा है, और इनको जो है दोस्तों 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है दोस्तों, अगर व्यंजन की प्रकार की बात करें तो व्यंजन को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया गया है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो वो 3 कौन कौन से हैं, वो है स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म, ठीक है। तो स्पर्श क्या होता है, अंतःस्थ क्या होता है, और ऊष्म क्या होता है, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्श की। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं दोस्तों जिसके उच्चारण में, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ स्थानों को स्पर्श करके जो वर्ण का उच्चारण होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। न किसी चीज़ को क्या हो रहा है, स्पर्श होकर के उस व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भी अलग अलग प्रकारों में बांट दिया गया है। स्पर्श व्यंजन को देखिए, जो का से आता है उसको क्या बोल दिया जाता है, का वर्ग बोल दिया जाता है, ठीक है। ता से आने वाले, मूर्धा से उत्पन्न होने वाले, दंत से उत्पन्न होने वाले और होष्ठ से उत्पन्न वाले होने वाले। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों को अलग अलग रखा गया है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से 25 व्यंजन जो है हमको देखने को मिलता है। 25 व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, हम देखते हैं। इसमें पहला तो आता है हमारे लिए दोस्तों का वर्ग, मतलब जिसका अलग अलग बांट दिया गया है उसके सामने वाला का जो वर्ण है उसी के आधार पर उसको वर्ग नाम दे दिया गया है। तो जैसे क ख ग घ ङ की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग जो वर्ण है वो का है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, का वर्ग कहा गया है, ठीक है। जिसके अंतर्गत रखा गया है का, ख, ग, घ, ङ। तो अगर इनकी उच्चारण के हम लोग ध्यान दें तो उनका जो उच्चारण हो रहा है हमारे कंठ से हो रहा है, ठीक है, गले से ही हो रहा है दोस्तों उच्चारण जो है। तो आप उच्चारण करके स्वयं देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंठव्य व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आ है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, कंठव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं च वर्ग की। तो स्टार्टिंग वर्ग क्या है इसका, च है, तो क्या बोला जाता है, इसको च वर्ग बोला जाता है। च के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ,
ञ। तो ये क्या हो जाएगा अंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तालव्य, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जीभ का पूरी तरीके से प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। उच्चारण करके देखिए, छ छ झ झ अंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तालव्य वर्ग। उसी तरीके से आप इसको च वर्ग भी बोल दिया जाता है और तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरा ट वर्ग। ट वर्ग में आएगा टा ठ ड ढ अंगड़ा, ठीक है। उसी तरीके से अणा और क्या हो जाएगा ये ढ, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य मतलब क्या होता है, जब जीभ जो है घूम करके हमारे मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जब जा करके टकराता है तो जो ध्वनि निकलता है वो क्या होता है टा ठ ड ण न, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धन्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से ये जो अणा है और ढ है ये क्या कहलाता है दोस्तों आपका द्विगुण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला चौथा जो है त वर्ग। त वर्ग क्या होता है त थ द ध न। तो ये क्या होता है दोस्तों दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। दंतव्य मतलब यहाँ से जो शब्दों का वर्ण का उच्चारण जो हो रहा है वो दंत से हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है दंतव्य व्यंजन। कौन सा वर्ग है, ता वर्ग है, ता थ द ध न। अब बात कर लेते हैं प वर्ग। प वर्ग में क्या हो जाएगा प फ ब भ म। तो ये सब के सब ध्वनि कहाँ से निकल रहे हैं, किसके स्पर्श से निकल रहा है, होंठ के स्पर्श से निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसको होष्ठ्य व्यंजन के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा होष्ठ्य व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों को रखा गया है और अंतिम 5-5 वर्ण जो है दोस्तों कहीं ना कहीं से मिश्रित वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के दूसरे प्रकार के। तो दूसरा प्रकार का जो है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें से य र ल तथा व जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये प्रश्न बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो य देगा और अलग अलग श श स ह दे देगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा य जो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसको दिमाग में रखिए कि अंतस्थ क्या होता है, उष्म क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है स्वर एवं व्यंजन इन दोनों के जो बीच में होता है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जो जीभ तालु दांत एवं होष्ठ के परस्पर सटाने से उच्चारित होने वाला जो शब्द होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो ये पूर्णतः स्पर्श नहीं हो पाता और अंततः जो है दोस्तों इसमें से इस प्रकार की अर्ध स्वर की ध्वनि जो है निकलती है या र ला वा। तो ये किसकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर संख्या पूछ दी जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंतः व्यंजन की संख्या 4 है। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में क्या आएगा श स श, ठीक है। तो ये और है आपका ह। तो इस तरीके से इसकी भी संख्या कितनी है 4 है। इसमें क्या होता है जब वर्ण जो है रगड़ता है घर्षण होता है तो वहाँ से गर्मी निकलती है, इस तरीके से जो है दोस्तों उसमें जो ध्वनि निकलती है वो गर्माहट के साथ निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है। श स श और ये क्या हो जाएगा ह, ठीक है। तो इन सब के लिए दोस्तों अलग अलग जो है शब्द प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है इसे ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। तो देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलाने के बाद भी क्या होता है ये जो अक्षर है जो वर्ण है उनका निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगर हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की बात करें तो उनकी संख्या 4 है। जैसे क्या हो गया क्षत्रिय का क्षत्रिय का छ जो है वो, ठीक है। तो ये जो है किससे मिलकर के बना है, ये अधक का और षटकोण के श से मिलकर के बना है। तो इसको इस तरीके से ना लिख करके क्षत्रिय के छ के रूप में इसको क्या लिखा जाता है लिख दिया जाता है। अगला बात कर लेते हैं त्र। त्र को किस तरीके से लिखा जाता है आधा त के रूप में और र के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसको भी लिखा जाता है। और अगला है दोस्तों ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी आपने देखा होगा। तो ये किससे मिलकर के बना है आधा ज के रूप में और अंगा के रूप में जो बना है उनसे मिलकर के ये किसका निर्माण हुआ है ज्ञा का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से श्र का जो निर्माण हुआ है वो आधा षटकोण का श और र से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें और भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना होगा। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में जो है दोस्तों अ ध्वनि छिपी होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब स्वर पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो जो प्रत्येक जो व्यंजन होते हैं उसमें जो आ जो है वो ध्वनि जो है छिपा रहता है, ठीक है। जैसे का हो गया मैं का में आ जो छिपा हुआ है, खा में भी आ छिपा है, चा में भी आ छिपा है, माँ में भी क्या होता है आ छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम लोग ध्वनि की बात करें, हम लोग तो वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे व्यंजन वर्ण के बारे में, अब बात कर लेते हैं उसके ध्वनि से संबंधित।
क्योंकि मैंने जो बताया कहीं जो है होंठ से निकल रहा है, कहीं जो है आपका कंठ से निकल रहा है, कहीं तालव से निकल रहा है, कहीं मूर्धा से निकल रहा है ध्वनि, ठीक है, कहीं दंत से ध्वनि निकल रहा है। तो इस तरीके से इनकी जो ध्वनि है उनको बारे में देख लेते हैं। तो मुंह के जिस भागों से इन वर्णों का ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण या उच्चारण स्थान कहते हैं, जिनकी दृष्टि से इन्हें अलग अलग वर्णों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। जैसे क्या हो गया, मुंह से जिस वर्णों निकलता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मूर्धा, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, उच्चारण के स्थान पर अलग अलग, ठीक है, उसको चलिए देख लेते हैं। पहला तो है कंठवर्ग। कंठवर्ग अब पूरे हम लोग देखने वाले हैं, पूरे वर्ण को देखने वाला है, ठीक है। वर्णमाला में क्या हो जाएगा, पूरे स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो कंठ से कौन कौन सा निकलता है, आपका अ और आ, जितने भी क वर्ग हैं वो निकलेगा, और विसर्ग जो लगता है वो और हा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये कंठ के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं तालव्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ई चा वर्ग, और जो है आपका य जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत आता है। ये जो क्वेश्चन है व्यापम के आमीन जो 2015 में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके का प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसका PDF आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में आसानी से जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर www.abhyasgk.com विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको आसानी से इसका PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दंत वर्ण की। तो दंत वर्ण में आता है ता वर्ग, और जो है श और ला आता है, ये जो किसके अंतर्गत आता है, दंत से निकलने वाली ध्वनि है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं होष्ठ। होष्ठ से ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और प वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सभी किस में आते हैं, होष्ठ। प में क्या आ जाएगा, देखिए प फ ब भ म। तो ये जो देखिए दोनों होष्ठ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये होष्ठ वर्ग में आ जाएगा। तो उच्चारण करके देख लीजिएगा जब आप कंफ्यूज हो जाओगे तब एग्जाम हॉल में, ठीक है। देख लेते हैं कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ए ऐ, ठीक है। कंठ तालु दोनों हैं, संयुक्त रूप से है, ठीक है। उसी तरीके से कंठोष्य वर्ण, जिसमें से कंठ भी है और होष्ठ भी है, तो उनसे क्या बनता है, ओ और औ बनता है। उसी तरीके से दंत है और होष्ठ है, उनमें से व और फ का निर्माण होता है। उसी तरीके से नासिक की वर्ण, जिसमें से नाक से निकलने वाली अंगा, अणा, न, म, तो ये क्या हो जाएगा आपका नासिक के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरीके से अलिजियन वर्ण, तो ठीक है, जिसमें से क ख ग घ ज फा, तो इन सब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये जो है आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, घोष और अघोष, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो देखिए कि जो है स्वर तंत्रिकाओं से कंपन के साथ जो उत्पन्न निकलता है ध्वनि, के आधार पर जो है व्यंजन को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। कंपन के आधार पर, तो इसमें स्वर में क्या आ जाएगा आपका, तंत्रिया नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है घोष के रूप में, और ध्वनि घोष के रूप में, ठीक है। तो घोष के रूप में क्या आ जाएगा आपका, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन होगा उसको क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स और सा। तो इन सभी के उच्चारण में कहीं पास कंपन हुआ क्या, एक बार आप भी उच्चारण करके देखिए, कंपन नहीं होता है, इस वजह से क्या कहा जाता है, इसको अघोष के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी पूरी संख्या की बात करें दोस्तों, तो आप जो है आपको इसमें कुल 13 संख्या देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है और पूछा भी जा चुका है कि अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो इसमें स्वर और व्यंजन नहीं गिना जाता है, इसमें पूरे वर्णमाला को गिना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कुल संख्या 13 है। अब बात कर लेते हैं घोष ध्वनि की, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो है कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहेंगे, घोष ध्वनि कहेंगे। जैसे क्या हो गया, इसमें प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग के वर्ण आते हैं। जैसे क्या हो गया, ग, घ, ड, ज, झ, या, अंगा, ठीक है। तो जैसे हो गया ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। तो देखिए कहीं ना कहीं से ये क्या होता है, वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो इसकी कुल संख्या की बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 31 है, ठीक है। जितने भी वर्ग हमने पढ़े हैं उसके जो तीसरे क्रमांक के, चौथे क्रमांक के और पांचवें क्रमांक के जो आएंगे उसके में आते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका घोष ध्वनि कहलाएगा। अब बात करते हैं श्वसन जो है श्वास या प्राण के मात्रा के आधार पर, तो इसमें दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये भी इनके क्या है, प्रकार हैं। तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, जिसको उच्चारण करने में ध्वनि को कम समय लगता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मुंह के गर्म वायु के प्रेक्षण से कम एवं एकदम नहीं हो, तो साथ में मुंह से
हकार की जो ध्वनि है वो ना निकले तो वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम जो है वो वर्ण अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या अगर आपको याद रखना हो तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो है क्या कहलाएंगे आपके जो है अल्प प्राण कहलाएंगे। उसी तरीके से देखें महाप्राण, तो महाप्राण में क्या हो जाएगा, जिनका उच्चारण करने में जो है हमें अधिक समय लगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। अगर इनकी जो है याद करने के लिए हम लोग देखें तो ये क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, हमारे लिए महाप्राण होता है। उसी तरीके से उसमें के अंतर्गत आएगा श, श, श और ह। ठीक है, अब बात करते हैं जीभ अथवा अन्य अवयवों के श्वसन के अवरोध उत्पन्न करने वाले के उस आधार पर जो बांटा गया है उसको, तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये जब पूरी तरीके से वर्णित और अपूर्ण वर्णित, अपूर्ण वर्णित, ठीक है, ये है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन, तो ये है दोस्तों अंतिम व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन। तो इनको भी दोस्तों, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये है ण, व और अड़ा, तो ये क्या कहलाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है एवं तुरंत नीचे गिर जाती है उसे क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें द्विगुण व्यंजन को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे मूर्धा में क्या होता है, जीभ जो है घूमता है और ऊपर जाता है, लेकिन उच्छिप्त व्यंजन में क्या हो जाएगा, घूमेगा, मूर्धा में ऊपर भी जाएगा, टकराएगा और सट से कहाँ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपको उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे व, ठीक है, देखिए अणा और अणा, ठीक है, तो अंगा और अणा, तो ये क्या हो जाएगा, उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी जानकारी हमने देखा, स्वर व्यंजन क्या होता है, इनके प्रकार क्या है और इनका जो है उपयोग किस तरीके से वर्णमाला में होता है। तो वर्णमाला का हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ दोस्तों तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को जो है दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और जो चीज़ समझ नहीं आया उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए, और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और अन्य जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।